गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज अपन 12th केमिस्ट्री मॉडल आंसर्स में चैप्टर सेकंड देखेंगे। 2 और 3 नंबर के प्रश्न इसमें दिए हैं, वो देखेंगे। चैप्टर सेकंड विलियन या सॉल्यूशन। देखते हैं आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, मोल प्रभाज या मोल अंश को समझाइए। तो विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलयन के मोलों की संख्याओं का अनुपात विलेय का मोल प्रभाज कहलाता है। तो इसको फार्मूले के रूप में x1 बटा x1 प्लस x2, जहाँ x1 है विलेय के मोलों की संख्या और x2 है विलायक के मोलों की संख्या। तो ये हो गई हमारी विलेय के मोलों की संख्या, और अनुपात में विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्याओं का योग, यानी टोटल विलयन के मोलों की संख्या। इसी तरह से विलायक का मोल प्रभाज देखें तो विलयन में उपस्थित विलायक तथा विलयन के मोलों की संख्याओं का अनुपात विलायक का मोल प्रभाज कहलाता है। विलायक का मोल प्रभाज बराबर x2 बटा x1 प्लस x2, जहाँ x2 है विलायक के मोलों की संख्या और x1 है विलेय के मोलों की संख्या। ये हो गया विलायक के मोलों की संख्या, और नीचे हो गया ये विलेय और विलायक के मोलों की संख्याओं का योग। तो ये होता है मोल प्रभाज। एक बार और देख लेते हैं अपन। दोनों विलेय और विलायक के मोल प्रभाज को हमने अलग अलग बताया है। आप चाहें तो एक साथ भी लिख सकते हैं इसको। विलेय अथवा विलायक तथा विलयन के मोलों की संख्याओं का अनुपात विलेय अथवा विलायक का मोल प्रभाज कहलाता है। अलग अलग लिखें तो विलयन में उपस्थित विलेय का विलयन के विलेय तथा विलयन के मोलों की संख्याओं का अनुपात विलेय का मोल प्रभाज कहलाता है। सूत्र क्या है? x1 बटा x1 प्लस x2। और विलायक का मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित विलायक तथा विलयन में के मोलों की संख्याओं का अनुपात विलायक का मोल प्रभाज कहलाता है। विलायक का मोल प्रभाज बराबर x2 बटा x1 प्लस x2। मोल फ्रैक्शन, तो जहाँ x1 है विलेय के मोलों की संख्या और x2 है विलायक के मोलों की संख्या। ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है मोलरता की परिभाषा। तो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। यानी 1 लीटर विलयन में किसी विलेय पदार्थ के कितने मोल घुले हुए हैं उसको कहते हैं अपन मोलरता। देख लेते हैं लिखना क्या है। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों यानी ग्राम अणुओं की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और फार्मूला क्या होगा मोलरिटी का? स्मॉल w इंटू 1000 बटा स्मॉल m इंटू कैपिटल V। तो ये W बराबर विलेय की मात्रा, m बराबर विलेय का अणुभार और V बराबर विलेय का मिलीलीटर में आयतन। ये है मोलरता। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं। और फार्मूला क्या है? m बराबर W इंटू 1000 बटा m इंटू V। W विलेय की मात्रा, m विलेय का अणुभार और V विलेय का मिलीलीटर में आयतन। इसके बाद नॉर्मलता है। तो 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के कितने ग्राम तुल्यांकी भार घुले हुए हैं तो उसको कहते हैं अपन नॉर्मलता। अगर 1 तुल्यांकी भार घुला हुआ हो तो उसको नॉर्मल विलयन कहते हैं। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं कि जिसका अणुभार में जब हम संयोजकता का भाग दे रहे हैं उसे तुल्यांकी भार कहते हैं। और जो भी प्राप्त होता है उस मात्रा को, क्वांटिटी को ग्राम में, उस क्वांटिटी को 1 लीटर विलयन में घोलें। यानी 1 लीटर विलयन में
ग्राम तुल्यांक की भार घुले तो उसे हम नॉर्मल विलयन कहते हैं। देख लेते हैं लिखना क्या है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमानों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से दर्शाते हैं, कैपिटल N से इसको दर्शाते हैं। फार्मूला क्या होगा, n बराबर W इंटू 1000 E इंटू वी। तो है क्या ये, W तो है विलय की मात्रा, E विलय का तुल्यांक की भार और V विलयन का मिलीलीटर में आयतन। तो ये है नॉर्मलता। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमानों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं, कैपिटल N से दर्शाते हैं। n बराबर W इंटू 1000 बटा E इंटू वी। W विलय की मात्रा, E विलय का तुल्यांक की भार और V विलय का विलयन का मिलीलीटर में आयतन। अगला प्रश्न देखते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करे या कणों की संख्या पर डिपेंड करे, किसी विलयन को बनाने वाले कणों की संख्या पर डिपेंड करे। विलयन में अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं, और जो सामान्यतः द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो ऐसे गुण जो विलय के भौतिक अवस्था, प्रकृति, संगठन या उसकी संरचना पर निर्भर नहीं करते हैं, विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये कण अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। ऐसे गुण जो विलय की भौतिक अवस्था, प्रकृति, संगठन या उसकी संरचना पर निर्भर न करते हुए विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये कण अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। उदाहरण क्या है इसके अणुसंख्य गुणधर्मों के, विलयन का परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये अणुसंख्य गुणधर्मों के उदाहरण हैं। तो ये सभी जो घटनाएं हैं, परिघटनाएं, फिनोमिनॉन्स, ये विलयन के कणों की संख्या पर डिपेंड करती है, इसलिए इसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये केवल विलायक के कणों को परमिट करती है, उसमें से बाहर जाने के लिए, इसीलिए इसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी केवल विलायक के कणों को परमिशन देती है। लिखना क्या है, ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर केवल विलायक के कण अर्थात विलायक के अणु, परमाणु या आयन ही आर पार निकल सकते हैं, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस झिल्ली का उपयोग परासरण की क्रिया में होता है। उदाहरण देखते हैं इसका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, अंडे की झिल्ली, किशमिश की झिल्ली, चर्मपत्र और शरीर की कोशिकाएं, ये अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण हैं, जो केवल विलायक के कणों को अपने से आर पार जाने में परमिट करती है, ताकि विलायक के कण उधर जा सकें जिधर विलायक की सांद्रता कम हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीपीएम क्या है, व्हाट इज पीपीएम। तो ये पार्ट्स पर मिलियन का शॉर्ट फॉर्म है। पीपीएम शॉर्ट फॉर्म ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, अर्थात किसी विलयन में के 1 मिलियन यानी 10 लाख भाग में विलय के कितने ग्राम घुले हुए हैं, उसे पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम में व्यक्त करते हैं। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है। तो ये पार्ट्स पर मिलियन का शॉर्ट फॉर्म है, अर्थात किसी विलयन के 1 मिलियन यानी 10 लाख भाग में विलय के कितने ग्राम घुले हुए हैं, उसे पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम कहते हैं।
फार्मूला क्या लिखेंगे इसका, पीपीएम में सांद्रता बराबर स्मॉल w बाय कैपिटल W इंटू 10⁶, यानी मिलियन, जहाँ स्मॉल w विलेय की मात्रा और कैपिटल W विलयन की ग्राम में मात्रा है। अगला प्रश्न 3-3 नंबर वाले प्रश्न देखते हैं हम। परासरण, परासरण दाब और समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, तो एक एक करके देखते हैं इनको। परासरण क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से किसी तनु विलयन के विलायक के कणों का सांद्र विलयन की ओर बहना परासरण कहलाता है। ओस्मोसिस भी कहते हैं इसको। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू विलायक के कण, किसी भी सॉल्यूशन के विलायक के कण उस तरफ जाते हैं जिधर विलयन की सांद्रता ज़्यादा होती है। उदाहरण क्या है इसके, किशमिश, दाख भी कहते हैं इसको। इसको पानी में डालने पर फूल जाती है, क्योंकि किशमिश के अंदर का जो विलयन होता है वो सांद्र होता है और वहाँ विलायक की यानी पानी की मात्रा कम होती है, तो पानी किशमिश में चला जाता है। झिल्ली किशमिश की परासरण की क्रिया को में सहायता करती है, क्योंकि वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तनु विलयन में विलेय की मात्रा कम एवं सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है। इसलिए विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से सांद्र विलयन की ओर गमन करने लगते हैं। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, परासरण। अब परासरण दाब क्या होता है, तो चूंकि ये क्रिया परासरण की जो क्रिया है ये अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होती है, तो आफ्टर ऑल जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये विलायक के कणों को तनु से सांद्र विलयन की ओर जाने में कुछ तो रुकावट पैदा करती है। इसी को अपन परासरण दाब कहते हैं। तो लिखना क्या है इसमें, लैंग्वेज क्या रहेगी, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी भी विलयन को विलायक से अलग रखने के लिए जितना द्रव स्थितिक दाब उत्पन्न होता है उस द्रव स्थितिक दाब को परासरण दाब कहते हैं, यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी भी विलयन को विलायक से पृथक करने के लिए या अलग रखने के लिए जितना द्रव स्थितिक दाब उत्पन्न होता है उस द्रव स्थितिक दाब को परासरण दाब कहते हैं, या वो द्रव स्थितिक दाब परासरण दाब के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समपरासरी विलयन, आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशन। क्या है ये आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशन, ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता समान हो अर्थात जिनका परासरण दाब समान हो, उनमें परासरण की क्रिया नहीं होती है। यानी अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों तरफ दो विलयन रखे हुए हैं और दोनों की सांद्रता बिल्कुल समान है, दोनों का परासरण दाब भी बिल्कुल समान है, तो इनमें परासरण की क्रिया नहीं होगी। अर्थात दोनों में से किसी भी विलयन के विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से नहीं बहते हैं। ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। तो परासरण में क्या होता है कि विलयन उधर बहता है, विलयन में विलायक के जो कण हैं वो उधर बहते हैं जिधर विलयन की सांद्रता ज़्यादा हो। और अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों तरफ अगर समान सांद्रता के विलयन रखे हों जिनका परासरण दाब भी समान हो और इनका प्रति लीटर मोल संख्या एवं मोलर द्रव्यमान भी समान हो, तो इनमें दोनों विलयन में परासरण की कोई क्रिया नहीं होती है। ऐसे विलयन को अपन कहते हैं समपरासरी विलयन।
एक बार और देख लेते हैं। ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता समान हो, अर्थात जिनका परासरण दाब समान हो, उनमें परासरण की क्रिया नहीं होती है। अर्थात दोनों में से किसी भी विलयन के विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से नहीं बहते हैं। ऐसे विलयन को समपराशरी विलयन कहते हैं। इनका प्रति लीटर मोलर संख्या एवं मोलर द्रव्यमान समान होता है। अगला प्रश्न, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में 3 अंतर बताना है। तो पहला अंतर, आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। दूसरा अंतर, विलयन का आयतन विलेय एवं विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है, यानी विलेय और विलायक का जितना आयतन होगा उसको जोड़ दें तो विलयन का आयतन बनता है। अनादर्श विलयन में विलयन का आयतन विलेय एवं विलायक के आयतन के योग के बराबर नहीं होता है, कुछ डिफरेंस आ सकता है। और तीसरा अंतर है, इनमें एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, यानी कोई एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। इनमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है जो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। एक बार और देख लेते हैं अपन। आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। इनमें विलयन का आयतन विलेय और विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है। इसमें विलयन का आयतन विलेय और विलायक के आयतन के योग के बराबर नहीं होता है, उसमें अंतर होता है। इनमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, इनमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है। ये था आदर्श और अनादर्श विलयन में 3 अंतर। अगला प्रश्न, शुद्ध जल की मोललता ज्ञात करनी है। तो मोललता होती क्या है कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को अपन कहते हैं मोललता। 1000 ग्राम विलायक, तो शुद्ध जल की मोललता ज्ञात करनी है। तो विलायक भी शुद्ध जल है और उसमें शुद्ध जल का 1 मोल अगर घुला हो, 1000 ग्राम विलायक में शुद्ध जल का 1 मोल घुला हो, तो जल का 1 मोल 18 ग्राम का होता है, क्योंकि दो हाइड्रोजन का भार 2 और ऑक्सीजन का भार 16, दोनों को जोड़ें तो 18, तो 1 मोल 18 ग्राम का होता है। विलायक कितना है? 1000 ग्राम, तो 1000 को 18 से भाग दे देंगे कि 18 ग्राम का 1 मोल, तो 1000 ग्राम में कितने मोल? तो ये उत्तर आएगा 55.55 एम, स्मॉल एम यानी मोलेलिटी, मोललता। तो शुद्ध जल की मोललता 55.55 होती है, अतः शुद्ध जल की मोललता 55.55 एम होती है। तो ये इस तरह से आसानी से अपन मोलेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी पदार्थ के 1 मोल का ग्राम में द्रव्यमान देख के उसकी मोलेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। विसरण और परासरण में अंतर बताना है, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, परासरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, क्योंकि परासरण की क्रिया अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से होती है। दूसरा अंतर है, विसरण के में विलेय के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर बहते हैं, यानी जिधर विलयन की सांद्रता कम होगी विलयन उधर बहने लगेगा। जबकि परासरण में विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर बहते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या है इसमें? विलेय के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर बहते हैं, और इसमें विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर बहते हैं। तो तीसरा अंतर क्या है? विसरण में
यह क्रिया द्रव तथा गैस दोनों में होती है। उदाहरण देखें अपन तो अगरबत्ती जलाते हैं तो धुआं सारे कमरे में फैल जाता है गैस के रूप में, और पानी अपन ढोलें तो वो सब तरफ फैल जाता है, जिधर उसकी सांद्रता कम होती है उधर फैल जाता है बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के। परासरण में हम देखें तो यह क्रिया केवल द्रवों में होती है, द्रव विलयनों में होती है। जैसे उदाहरण अपन किशमिश या दाग को पानी में डाल दें तो वो फूल जाती है क्योंकि उसकी झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और किशमिश के अंदर जो घोल होता है शर्करा का, उसकी सांद्रता ज़्यादा होती है, इसलिए पानी के विलायक के अणु किशमिश के अंदर बहने लगते हैं। तो ये था विसरण और परासरण में अंतर, 3 डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी का नियम क्या है और इसके उपयोग लिखना है। हेनरी रूल, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो गैस को अगर किसी लिक्विड में घोला जाए तो वो गैस के दाब पर, प्रेशर पर डिपेंड करती है। यानी गैस द्वारा उस लिक्विड पर जितना प्रेशर डाला जाएगा वो उतनी ही घुलती जाएगी। अर्थात किसी गैस का विलयन के ऊपर जितना अधिक दाब होगा उसकी विलेयता भी उतनी ही अधिक होती है। इसको कहते हैं हेनरी का नियम। पी यानी प्रेशर और एक्स यानी गैस की द्रव में विलेयता। तो जितना प्रेशर होगा उतनी ही गैस की द्रव में विलेयता होगी। तो P इज इक्वल टू के एच एक्स। तो के एच है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी स्थिरांक। एक बार और देख लेते हैं क्या है हेनरी का नियम। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अर्थात किसी गैस का विलयन के ऊपर जितना अधिक दाब होगा उसकी विलेयता भी उतनी अधिक होगी। P इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, P इज इक्वल टू के एच एक्स। P प्रेशर, एक्स गैस की द्रव में विलेयता और के एच हेनरी कांस्टेंट। उपयोग क्या है इसका? सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर देते हैं और ढक्कन लगा देते हैं ताकि गैस का प्रेशर सोडा वाटर में बना रहे और वो आसानी से अच्छी तरह से घुल जाए। और फिर जब ढक्कन खोला जाता है तो गैस तुरंत बाहर निकलती है। दूसरा उपयोग क्या है इसमें? समुद्री गोताखोर जो होते हैं तो वहाँ पर सांस लेने में उनको कठिनाई होती है, तो वो गैस सिलेंडर अपने साथ रखते हैं, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर। इस ऑक्सीजन के अंदर हीलियम और नाइट्रोजन को मिक्स करा जाता है जो कंप्रेस्ड करके, संपीड़ित करके भरा जाता है प्रेशर के द्वारा, ताकि ये दोनों गैसें ऑक्सीजन में घुल जाए। और ये वायु जो होती है हीलियम नाइट्रोजन मिक्स, ये समुद्री गोताखोरों के सांस लेने में मदद करती है। हल्की होती है ये, इसलिए आसानी से ये सांस ले सकते हैं। तीसरा उपयोग है इसका, जो माउंटेनियर्स होते हैं, पर्वतारोही, वो भी इस प्रकार के गैस सिलेंडरों के उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों का, क्योंकि ऊंची जगह पर ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ जाती है। तो ये थे हेनरी के नियम के उपयोग। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह जाता है अपना 3 नंबर वाला कि ठंडे देशों में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ ग्लाइकोल का प्रयोग क्यों करते हैं? तो गाड़ी का जो रेडिएटर होता है वो इंजन को ठंडा करने का काम करता है ताकि इंजन गर्म ना हो। सामान्य तौर पर इसमें आसुत जल या डिस्टिल वाटर भरा जाता है। अगर उसकी उपलब्धता ना हो तो कोई दूसरा जल भी भर सकते हैं, कोई भी साफ स्वच्छ जल, ताकि इंजन ठंडा रहे। पर ठंडे देशों में क्या होता है कि चूँकि पानी जो होता है
अगर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने लगता है। ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, जमने लगता है, तो इससे गाड़ी चलना बंद हो सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं कि इसमें पानी में अपन मिला देते हैं एथिलीन ग्लाइकोल ठंडे प्रदेशों में। तो इथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है कि इसके फ्रीजिंग पॉइंट को और ज़्यादा घटा देता है, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -12.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि जल का हिमांक अवनमन हो सके, यानी पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाए और जल जमकर बर्फ ना बनने पाए। अर्थात ये हिमीकरण निवारण का कार्य करता है। इस मिश्रण को कूलेंट ऑयल भी कहते हैं। तो इसको 900 ml एथिलीन ग्लाइकोल प्लस 100 ml डिस्टिल वाटर मिलाकर बना सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं अपन कि ठंडे देशों में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग क्यों करते हैं। तो रेडिएटर गाड़ी के इंजन को ठंडा रखता है, जिसमें डिस्टिल वाटर यानी आसुत जल डाला जाता है। परंतु ठंडे देशों में जल के जमने का खतरा रहता है, क्योंकि जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 मिला दिया जाता है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट -12.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ताकि जल का हिमांक अवनमन हो सके, यानी फ्रीजिंग पॉइंट जल का रिड्यूस हो सके और जल जमकर बर्फ ना बनने पाए। अतः ये हिमीकरण निवारण का कार्य करता है। इस मिश्रण को कूलेंट ऑयल भी कहते हैं, जिसको 900 ml एथिलीन ग्लाइकोल प्लस 100 ml डिस्टिल वाटर मिलाकर बनाया जा सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर 2 विलियन या सॉल्यूशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखते रहें और चैट बॉक्स में कमेंट्स करते रहें, बातचीत करते रहें। कोई समस्या हो तो बताते रहें, क्योंकि हमारा मॉडल पेपर भी ये 5 बातें बताता है जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। परीक्षा में अच्छे अंकों को लाने के लिए हौसले के साथ करें 5 सकारात्मक प्रयास। करना क्या है, विषय का अध्ययन, उसे समझना है और राइटिंग वर्क करना है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप खास बातों को वापस रिवाइव कर सकें, देख सकें। ध्यान क्या रखना है, जिज्ञासा और सकारात्मक सोच, सीखने की ललक, सीखने की लगन होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। पूछिए प्रश्न और शंकाओं का समाधान। कोई क्वेश्चन, कोई तकलीफ़, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स करते रहें, बातें करते रहें चैट बॉक्स में। कोई समस्या दुविधा हो तो बताइए। और क्या ज़रूरी है, अनुशासन, अभ्यास यानी प्रैक्टिस, और पढ़ने में एकाग्रता। तो सारे टेंशन को भूल जाइए और अच्छी तरह से समझकर, पढ़कर आसानी से प्रश्नों को हल करिए। कुछ खास बिंदुओं को लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक्स अ लॉट।